एक ऐसी फ्री की किताब जिसको पढ़ के आप कंपनी लॉ के मास्टर बन सकते हो। एक ऐसी जादू की छड़ी जिसको घुमाने से आप कंपनी लॉ की बारीक से बारीक चीजों की इंटरप्रिटेशन सीख सकते हो। मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कंपनी लॉ की कई 100 किताबें पढ़ी हैं और आपको तो पता है कि बहुत सारी खुद लिखी भी हैं। चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जाके इंटरप्रिटेशन सिखाना हो या एनसीएलटी के जजेस को, मैंने हमेशा ही इस किताब को अपना मदर बुक माना है और ये किताब फ्री में सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको ये पढ़नी आएगी? क्या आप इससे वो जादू दिखा पाओगे? क्या आप अपनी लाइफ में वो चेंज ला पाओगे? बच्चे, ये वो किताब है जो कि आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस में मिलती है, लेकिन कई जगह पर अपडेटेड नहीं होती है, कई जगह पर उसमें प्रोविजंस पुराने होते हैं, कई जगह पर पता ही नहीं चलता है कि ये प्रोविजन कौन सी डेट को आया था, कई जगह पर उसकी रिलेटिविटी नहीं होती है, कई जगह पर सेक्शन के साथ रूल नहीं दिए जाते हैं, कई जगह पर हम लोगों को कमेंट्स पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन इन सारे ऑनलाइन टूल्स को कई महीनों तक छांटने के बाद मैं आपके सामने वो टूल, वो बुक लेके आ रहा हूं जो आपके लिए मैजिक वॉन्ड का काम कर सकती है। ये वो अलादीन का चिराग है जिसको घिसने से जिन ही नहीं, जिन के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी निकल जाती है। दिस बुक इज नन अदर देन कंपनीज एक्ट 2013 का वो बेयर एक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे भी होता है एंड आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी होता है। तो सर, बेयर एक्ट को लेके इतना हाइप बना रहे हो? बेटा, ये वो बेयर एक्ट का लिंक है, ये आम बेयर एक्ट नहीं है, ये कोई फिजिकल बुक नहीं है, ये वो नहीं है जो हर वेबसाइट पे मिलता है, गूगल पे नहीं है। ये वो बेयर एक्ट का लिंक है जो कोई भी अमेंडमेंट आती है तो 24 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाती है। ये वो बेयर एक्ट है जहां पर अमेंडमेंट की डेट्स तक दी होती हैं। ये वो बेयर एक्ट है जहां पर पुराना प्रोविजन क्या था वो काट के नया प्रोविजन क्या हो गया वो दोनों लिखे होते हैं। ये वो बेयर एक्ट है जिसके अंदर आपको रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर से अलग अलग डेट्स की अमेंडमेंट होती है कि ये ब्लू वाली अमेंडमेंट इस डेट को आई थी, रेड वाली इसको, ग्रीन वाली इसको। ये वो बेयर एक्ट है जहां पर प्रिस्क्राइब पे आप क्लिक करते हो तो आप सीधा उसके कनेक्टेड रूल पे चले जाते हो। तो सर, ये बेयर एक्ट, ये जादू की छड़ी हमें कहां से मिलेगी? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चे, सबसे पहले तो मेरी टीम को मैं बोलूंगा, यहाँ पर ये लिंक लगा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। आपको सिर्फ इस लिंक पे जाना है और जाके आपको वो जादू की छड़ी मिल जाएगी, वो अलादीन का चिराग जो है वो आपके हाथ लग जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चे, वेयर देयर कम्स अ राइट देयर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको एक्सेस मिल रहा है बेयर एक्ट का तो आपको उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। आपको उस टूल से इंटरप्रिटेशन सीखनी है बच्चे। याद रखिएगा, इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन में फर्क होता है। इट इज नॉट लाइक कि कुछ लिखा है, आपने पढ़ लिया और आपने बेयर एक्ट को इंटरप्रेट कर लिया। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसे ट्रांसलेट नहीं करना, आपको इंटरप्रेट करना है। सर कैसे, क्या कहना चाहते हो? सुनिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। आपने ये जब बेयर एक्ट खोला तो इसके अंदर 29 चैप्टर्स आपको मिले। इन 29 चैप्टर्स में से आप गए चैप्टर नंबर 11 पे जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। जब आपने इस पे क्लिक किया तो सेक्शन 149 से लेके 172 तक आपको मिल गए। जो मैं कह रहा हूं आप लिख सकते हो, फिर बाद में बेयर एक्ट से ये करना जो मैं बोल रहा हूं। जब आप वहां गए 149 से 172 पे तो 164 पे गए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में जब आप सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में गए, वहां लिखा है कि अगर कोई भी इंसान अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर्ड है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने अगर किसी को पागल डिक्लेयर कर दिया है तो वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता कंपनी में। अब आपने ये पढ़ा और आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ये ट्रांसलेशन है। आपको इंटरप्रिटेशन पे जाना पड़ेगा कि कोर्ट ये कैसे करेगा, हम कोर्ट में क्या पिटीशन फाइल करेंगे। मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास एक क्लाइंट कंपनी आई, उस क्लाइंट कंपनी के अंदर देयर वर 4 पीपल, 4 लोग थे, 3 भाई थे, एक चौथा भाई था। 3 भाई डायरेक्टर थे। चौथा भाई जो था, जो सबसे छोटा भाई था, वो मेंटली ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानता हूं बिकॉज मैं उन्हें बहुत सालों से सर्व कर रहा हूं।
लेकिन वो जो चौथा भाई है उसके जो ससुराल वाले हैं, उसके जो इन लॉज हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं सब पे कि नहीं जी इसको भी डायरेक्टर बनाओ। उसकी वाइफ वगैरह उसके बच्चे भी डाल रहे हैं कि आप पापा को डायरेक्टर क्यों नहीं बना रहे हो। अब सबको पता कि वो मेंटली ठीक नहीं, लेकिन फिर भी प्रेशर आ रहा है। अब वो 3 डायरेक्टर्स मेरे पास आते हैं और मुझे आके बोलते हैं कि यार हमारा जो भाई है वो मेंटली ठीक नहीं है। बोरा जी आप भी जानते हो, अब ये बताओ कि हम क्या करें ऐसा कि वो डायरेक्टर, हम उसे नहीं बनाना चाहते, आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है। तो सर मैंने कहा कि आप कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिक्लेयर कराओ। सर वो कैसे, वो भी आप ही कराओगे। देखो आप एक चीज समझो, हमारा एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम सिर्फ गाइड करना नहीं होता, हमारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करना भी होता है। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि ठीक है जी आप एक काम करो कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिक्लेयर करा दो, वकील के पास चले जाओ। भाई वकील के पास तो जाना है क्योंकि कोर्ट का मामला है, लेकिन मैं असिस्ट करूंगा उनको। मैं उन्हें ये बताऊंगा कि सर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा। और वो डिक्लेरेटरी सूट जब हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट में फाइल करेंगे तो धारा 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूज करेंगे, जिसके अंदर एक वर्ड है लीगल कैरेक्टर। तो अगर हम किसी का लीगल कैरेक्टर कोर्ट से डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 यूज करना होता है। और यहां पर मेंटल अनसाउंडनेस क्या है, उसका लीगल कैरेक्टर है। तो मतलब हम एक वकील के पास जाएंगे, वो हमारे लिए प्लेन तैयार करेगा सिविल प्रोसीजर कोड में, और वो कौन से सेक्शन में मांगेगा कोर्ट की हेल्प, कौन से सेक्शन में मांगेगा डिक्लेरेशन, सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो यहां पर हम 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसे कनेक्ट किससे कर रहे हैं सर, हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। अगर आपने सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी पढ़ा और आपने बोला जो भी इंसान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन अगर आपने उसको 196 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी के साथ कनेक्ट नहीं किया, कोई फायदा नहीं है बेयर एक्ट का भी। बेयर एक्ट एक ऐसा चिराग है जिसको आपको यूज करना आना चाहिए। हर एक के हाथ में वो चिराग आ गया, जिन प्रकट नहीं होने वाला, वो इंटरप्रिटेशन का जिन उसी को प्रकट होगा जो उस चिराग को ढंग से यूज करेगा। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जाइए लिंक पे, गेट दैट अलादीन का चिराग एंड अपनी इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो सर हम वो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको इस बेयर एक्ट के सेक्शन 2 पे जाना है। सेक्शन 2 पे जब आप चैप्टर 1 पे जाएंगे तो चैप्टर का नाम होगा प्रीलिमिनरी। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ऊपर द कंपनीज एक्ट लिखा होगा और नीचे 29 चैप्टर्स होंगे, राइट। पीडीएफ आपको इलेक्ट्रॉनिक लिंक है, ये वेब लिंक है ये, राइट। उसके बाद आप जैसे ही चैप्टर 1 पे जाएंगे प्रीलिमिनरी पे, सेक्शन 1 और 2 आएगा प्रीलिमिनरी के अंदर। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है। जब आप उन डेफिनेशंस में जाएंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज की डेफिनेशन आएगी। जो चार्ज की 2 लाइनों की डेफिनेशन है उसे आप इंटरप्रेट करेंगे और इंटरप्रेट करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या समझ आया। एंड आई प्रॉमिस यू, उसके बाद जब सारे कमेंट्स आ जाएंगे मैं उसके बाद अपनी चार्ज की इंटरप्रिटेशन आपके सामने रिलीज करूंगा और फिर हम देखेंगे कि आपने क्या इंटरप्रेट किया और हमने क्या इंटरप्रेट किया। आपने कुछ भी अगर कहीं से पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, किसी और एकेडमी से पढ़ा हुआ है, तो आप उनके लेक्चर को भी रेफर कर सकते हैं चार्ज की इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन के लिए। उनके लेक्चर को रेफर कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, बेयर एक्ट को इंटरप्रेट कीजिएगा एंड नीचे कमेंट कीजिएगा और फिर मेरे इंटरप्रिटेशन का वेट कीजिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू।